नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे वह व्याकरण की शुरुआत मैं आप लोगों से कर चुका था और उसी शुरुआत को मैं आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा। और कल मित्रों जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा वह भाषा के बारे में पढ़ा था, व्याकरण क्या है और वर्ण क्या है वो पढ़ा था। तो मित्रों, जो आपने भाषा पढ़ी है तो कभी कभी आपके भाषा से ये प्रश्न पूछ लिया करता है कि भाषा क्या है या भाषा क्या नहीं है, और इसके साथ साथ ये भाषा के प्रमुख तथ्य हैं। कभी कभी आपका सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा करता है, तो मैंने इसीलिए इन तथ्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर और कर दी है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर कभी क्वेश्चन करता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि वह सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है। दूसरा पॉइंट इसी में अगर आपसे बात कभी करता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वह मित्रों कौन सी आपकी हो जाएगी, वो वर्ण हो जाएगी। तीसरा पॉइंट की अगर बात करता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की न मौखिक पूछता है न लिखित पूछता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखता है, तब भी आपको बताना है कि वर्ण ही होती है। लेकिन अगर पूछता है चौथे पॉइंट में कि अर्थ के आधार पर छोटी इकाई बताइए, अगर कभी आपसे पूछता है कि अर्थ के आधार पर छोटी इकाई बताइए, तो मित्रों अर्थ के आधार पर छोटी इकाई जो होगी वह आपकी शब्द होगी, ना तो वहां ध्वनि मानी जाएगी और ना ही वहां पर वर्ण माना जाएगा। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। और पांचवा पॉइंट जो इसी की बात कर रहा है कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वो वाक्य होगा। क्योंकि अगर आप भाव, अपने भाव बताना चाहते हो तो उसके लिए आपको वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि मेरे सर में दर्द है, जैसे कहा आपने कि मेरे सर में दर्द है, अब जब तक आप के सर में दर्द है, ठीक है, अब जब तक आप सामने वाले को ये पूरा वाक्य नहीं बोलोगे कि मेरे सर में दर्द है, या उस जो सामने आपके व्यक्ति है आप उसे नहीं बताओगे, तो वह क्या समझ पाएगा, क्या नहीं समझ पाएगा। यानी वहां पर पूरे वाक्य की जरूरत है। आप वहां पर ये नहीं बोलोगे सर दर्द, आपने व्यक्ति है आप कह दो सर दर्द, अब वो क्या समझेगा कि सर दर्द आपको है या किसी दूसरे को है या किसी तीसरे को है। तो मतलब वहां पे आपको अर्थ समझाने के लिए, भावार्थ बताने के लिए वाक्य की जरूरत पड़ेगी, जब तक आप ये सेंटेंस नहीं बोलोगे मित्रों। और अर्थ के आधार पर छोटी इकाई क्या है, शब्द है। अगर किसी शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो फिर वह शब्द क्या हुआ, निरर्थक शब्द हुआ। शब्द भी आपके दो होते हैं मित्रों, एक होता है सार्थक शब्द होता है और एक होता है आपका मित्रों निरर्थक शब्द। तो जो आपका सार्थक शब्द होता है, यानी उस शब्द का अगर अर्थ सार्थक अर्थ निकलता है तो इसका मतलब वह क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द कहलाएगा मित्रों। और अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो मतलब क्या कहलाएगा, निरर्थक अर्थ के में आपके प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि सार्थक यानी अर्थ के आधार पर छोटी इकाई। तो जब अर्थ में आप अगर सर नहीं लिखोगे या दर्द नहीं लिखोगे, अगर आपने ना तो सर लिखा और ना ही अगर आपने दर्द लिखा, तो क्या बालक उसको समझेगा, क्या नहीं समझेगा ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाव के आधार पर वाक्य है, अर्थ के आधार पर शब्द है, और सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है। लिखित भी वर्ण इकाई है, लेकिन मौखिक की बात जब हो जाएगी तो वह आपकी ध्वन होगी, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपके मुंह से साउंड निकलता है। आपने कहा का, तो का एक क्या है मित्रों, साउंड है। तो मौखिक के आधार पर जब भी पूछा जाएगा आप बताओगे कि सबसे छोटी इकाई आपकी मित्रों क्या है, ध्वनि आपकी मानी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने यह चीज आपको बताई है यह बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आइए मित्रों, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हुआ मैं चलता हूं कि क्या है नेक्स्ट में। इसमें अब देखेंगे हम लोग कि आगे चलकर जो अब मैं शुरुआत करूंगा वह आपका बात करने वाला हूं वर्ण के बारे में, कि वर्ण के बारे में कल तो आपने थोड़ा सा मित्रों पढ़ा था। तो वर्ण के बारे में कल जो आपने पढ़ा उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कभी अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो मित्रों एक चीज याद रखिएगा कि जो वर्ण के भेद होते हैं वह दो भेद होते हैं। पहला जो आपका होता है वर्ण, वो आपका स्वर कहलाता है, और दूसरा जो मित्रों आपका होता है इसे क्या कहते हैं,
व्यंजन के नाम से संबोधित करते हैं। यानी पहला वर्ण जो आपका होता है वह आपका स्वर कहलाता है, और जो दूसरा आपका वर्ण होता है वो व्यंजन। यानी कभी आपसे क्वेश्चन करे कि वर्ण के कितने भेद, तो आप बता सकते हो 2 भेद, एक होता है स्वर और मित्रों एक होता है आपका व्यंजन होता है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्वर क्या है आपके। अब व्यंजन और स्वर के बारे में अभी मैं आपसे कुछ देर में चर्चा करूंगा। तो वर्ण क्लियर हुआ। अब देखते हैं मित्रों, वर्ण पढ़ने के बाद अब मैं आगे आपको ले चलता हूं शब्द में। शब्द क्या होते हैं देखिएगा, वर्णों का यानी जो आपके पास वर्ण है, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है मित्रों वही शब्द कहलाता है। परिभाषा के रूप में व्यक्त करना चाहो तो कह सकते हो कि वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है मित्रों। यानी यहाँ पर जो आपके सामने वर्ण लिखे हैं, तो वर्ण का जो सार्थक समूह है, वर्ण का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाता है। यानी वर्ण का जो सार्थक समूह है मित्रों वह आपका क्या कहलाएगा, शब्द के नाम से जाना जाता है। यानी वर्ण का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। क्योंकि अगर आपने लिखा का, खा, गा, घा, अंगा, तो यहाँ पर आपके सामने ये जो वर्ण लिखे हैं ये क्या है, वर्ण ही तो है। ध्वनियां आपने लिख रखी हैं, इन्हीं को वर्ण दिया गया। अब इनको अगर एक शब्द बनाना है आपको, अगर एक आपको शब्द बनाना है तो आप, अगर मैंने लिख दिया एक का लिखा, एक माँ लिखा और एक ला लिखा, तो 3 वर्ण मैंने यहाँ पर भी लिख रखे हैं आपके सामने। अब मैं पूछूं कि आप एक शब्द बनाइए, तो आप जब तक इनको सार्थक समूह में नहीं रखोगे तो आपका कोई भी शब्द का निर्माण नहीं होगा। अब मैंने का वर्ण को, मा वर्ण को और ला वर्ण को एक सार्थक क्रम में रख दिया, और जब मैंने एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया, एक सार्थक क्रम में रख दिया, तो ध्वनियों को रख दिया या वर्णों को रख दिया, तो वहीं क्या बन गया है आपका, यह आपका शब्द का निर्माण कराएगा। इसी में आप और फेरबदल कर दो तो ये क्या बन जाएगा, कलम बन जाएगा मित्रों। यानी जो भी परिवर्तन अगर आपको करने हैं, तो इन परिवर्तनों को करने के लिए अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन मित्रों करते हो तो आपके सामने शब्द आपको निकल कर आ जाते हैं। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि वर्णों का सार्थक समूह जो होता है मित्रों वही आपका शब्द कहलाता है। जब तक सार्थक नहीं करोगे, जब तक आपका शब्द नहीं बनेगा। अगर मैं इनको सार्थक ना लिख के लिख दूं कि ये भी तो शब्द है, लेकिन सार्थक क्रम में है नहीं है, और जब सार्थक क्रम में है ही नहीं मित्रों, तो इसका मतलब यहाँ पर जो अर्थ निकला ये लमक है। और लमक शब्द का कोई अर्थ होता है क्या, लमक शब्द का मित्रों कोई अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो अर्थ आपका निकल कर आया है वह क्या कहलाएगा, आपका सीधे सीधे जो बनेगा वह निरर्थक शब्द है, यानी शब्द आपका नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से आपको शब्द की परिभाषा मित्रों क्लियर हो गई होगी कि शब्द कहते किसे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या होते हैं आपके। चलिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ के वाक्यों के बारे में कि वाक्य किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं मित्रों, पूछूं कि वाक्य किसे कहेंगे, तो वाक्य का नाम जो दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपने बताया कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है, वैसे ही मित्रों शब्दों का सार्थक समूह जो बनेगा वही आपका वाक्य बन जाएगा। यानी कह सकते हो कि शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाता है। देखिएगा, शब्दों का जो आपका सार्थक समूह है मित्रों वही क्या कहलाएगा, आपका वाक्य के नाम से जाना जाता है। यानी शब्दों का जो आपका सार्थक समूह है मित्रों वो क्या कहलाएगा, आपका वाक्य के नाम से जाना जाएगा। जैसे आपने कहा कि राम विद्यालय जाता है। अब देखिएगा,
राम एक प्रकार से शब्द हुआ, शब्द है ना। विद्यालय भी जो आपके सामने लिखा हुआ है क्या है, शब्द है। और जाना भी एक प्रकार का क्या है, शब्द है आपका सहायक क्रिया कह सकते हो, या इसी को क्या कह सकते हो कि इसमें आपका, इसमें भी आपका शब्द रूप में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 शब्द हैं। तो इनको आपने जब व्यवस्थित क्रम में रखा तब एक वाक्य का निर्माण हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आप है उठा के यहाँ लगा दो, यहाँ से हटा के, और है राम विद्यालय जाता, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाक्य अब आपका सही नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो शब्दों को आपने रखा वह एक व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा, और जब यहाँ से आपने इसको हटाकर यहाँ रख दिया तो कह सकते हो कि राम विद्यालय जाता है। इसका मतलब ये आपका जो कहलाएगा मित्रों वह एक आपका व्यवस्थित क्रम के ही अंतर्गत आपका माना जाएगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाएं मित्रों। तो आगे देखिएगा कि वाक्य क्या है, परिभाषा क्लियर हो गई कि शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वही आपका वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों को एक आप व्यवस्थित क्रम में रखते जाओ और आपके निश्चित है वाक्य का निर्माण होता जाएगा मित्रों। तो आपने देखा मित्रों वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, और शब्द के साथ साथ आपके वाक्य क्या होते हैं। इन दोनों के बाद तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आगे लेके आपको चलता हूं, थोड़ा सा और ज्यादा देखते हैं हम लोग कि कभी कभी आपसे पूछा करता है लिपि है। लिपि अगर मैं पूछूं कि किसे कहते हैं, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि लिपि किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि जो लिपि है वह किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे मित्रों कि जो लिपि है उसे क्या कहा जाता है। तो मित्रों लिपि जो होती है वह एक प्रकार से वर्णों को लिखने का एक सांकेतिक तरीका होती है। यानी जो वर्ण आप होते हैं या जो ध्वनि होती है, तो ध्वनियों को लिखने का जो एक सांकेतिक और क्रमबद्ध समूह है वही आपका लिपि के नाम से जानी जाती है। सीधे सीधे कह सकते हो कि ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रस्तुत करता है उसे ही यहाँ पर जो नाम दिया जाता है। और जो लिखने का एक तरीका होगा वही क्या कहलाएगा, आपका लिपि के नाम से जाना जाएगा मित्रों। यानी जो लिखने का एक तरीका है वही क्या कहलाएगा, आपका लिपि के नाम से जाना जाता है। तो सीधे सीधे आपको मित्रों अर्थ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि लिपि कहते किसे हैं। तो लिपि के बारे में और भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि लिपि कहते किसे हैं। देखिएगा मित्रों कि जो लिपि है, मैंने बताया ना कि लिपि जो होती है वह आपका कह सकते हो, जो लिपि का अर्थ है सीधे सीधे अगर एक लाइन में कभी पूछे तो किसी भी भाषा को लिखने का या व्याकरणबद्ध जो सांकेतिक तरीका होता है मित्रों वही आपकी लिपि के नाम से जानी जाती है। तो किसी भी भाषा को जो लिखने का व्याकरणबद्ध यानी व्याकरण के तरीके से सही प्रकार से लिखने का जो तरीका होता है, सांकेतिक तरीका होता है, वही क्या कहलाता है, लिपि कहलाती है। और ये आपके सामने कुछ प्रमुख लिपियां लिखी हैं और उसके साथ ही साथ उसकी भाषाएं हैं। यानी ये यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने दो चीज आपके सामने नोट डाउन कर रखी है। पहली आपकी जो है यह मित्रों आपकी भाषा है, और यह आपकी जो लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, लिपि लिखी हुई है। यह भी आपकी भाषा है मित्रों, और यहाँ पर आइए देखते हैं लिपि। अगर आप देखोगे हिंदी की बात करो, संस्कृत की बात करो, मराठी की बात करो, इन तीनों भाषाओं की जो लिपि है मित्रों वह कौन सी है, देवनागरी है। यह वाला क्वेश्चन जो है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, यह क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है और कई बार आपसे पूछा जा चुका है मित्रों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार कि आप इस चीज को अपने दिमाग में रखो कि मराठी भाषा जो आपकी है उसकी लिपि आपकी कौन सी बननी है, कौन सी नहीं बननी है। अगला है आपका पंजाबी। पंजाबी की जो भाषा है यानी पंजाबी जो भाषा है इसकी जो लिपि है मित्रों वह आपकी लिपि क्या है, गुरमुखी लिपि आपकी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश, कुछ भी कह सकते हो आप। इन जो चारों भाषाएं हैं, अंग्रेजी की भी, जर्मन की भी, फ्रेंच की, स्पेनिश की भी, इनकी सबकी जो लिपि है मित्रों वह कौन सी लिपि है, आपके सामने रोमन लिखी हुई है। अगला है आपका उर्दू कह लीजिए या फारसी कह लीजिए, इसकी जो लिपि है आपकी वह कौन सी मित्रों होगी, फारसी ही लिपि आपकी मानी जाती है।
इसके साथ साथ मित्रों जो नेक्स्ट है आपका बंगला। बंगला की जो मित्रों लिपि आपकी मानी जाती है, बंगला की जो लिपि है मित्रों वह आपकी लिपि कौन सी है, बंगला लिपि ही आपकी मानी जाती है। नेक्स्ट आपकी जो भाषा है मित्रों वो अरबी है, और अरबी की जो लिपि है मित्रों, अरबी की लिपि कौन सी है, अरबी ही है। और रूसी जो भाषा है उसकी जो लिपि है कौन सी है, वो रूसी है। चीनी आप इसी में जोड़ सकते हो, चीनी की जो लिपि हो जाएगी मित्रों वो चीनी लिपि हो जाएगी। आपने कई बार देखा भी है चीनी में जो लिखा होता है ऐसे करके, ये पता नहीं क्या ऐसे लिखा हुआ करता है ना, तो ये कोई घोड़े का निशान नहीं है, या उनकी लिपि होती है जो उन्होंने उस लिपि का प्रयोग चीनी लोग करते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आपने देखा है कि ये कुछ प्रमुख लिपियां थी, और इनके साथ साथ इनकी जो भाषा का प्रयोग होता था वो कैसे होता था। परिभाषा मित्रों मैंने आपके सामने बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया है कि किसी भी भाषा को लिखने का या व्याकरणबद्ध सांकेतिक तरीका लिपि कहलाती है, या किसी भाषा को जो लिखने का एक तरीका होता है मित्रों वही क्या है आपका लिपि कहलाती है। तो मित्रों आपको यहाँ से लिपि का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से और भी करना चाहता हूँ, जो हमारी कुछ प्रतियोगिताएं मित्रों हो रही हैं तो उसमें जो हिंदी के प्रश्न हैं आपके, अगर उनमें आपको दिक्कत जैसे हो रही है तो उनका जवाब मैं तो वीडियो में आपको अगले वीडियो में मिल जाता है, लेकिन मित्रों जो आपके अन्य प्रश्न होते हैं जैसे बाल विकास से या कह लीजिए संस्कृत से, तो उसके लिए मित्रों आपको थोड़ा सा आप क्वेश्चन नोट डाउन करके रख लीजिए, उसके जवाब भी आपको मिलेंगे, पर इन वीडियो में नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ पर मैं अगर हिंदी पढ़ा रहा हूँ और अगर कोई वीडियो और भी देखता है तो उसमें अगर मैं बाल विकास को लेके आऊँगा तो थोड़ा सा यह औचित्य जो होता है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे, बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, तो मैं उसी में उसको समाहित करूँगा और वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल में अभी आप जानते भी हैं मित्रों कि कोई एग्ज़ाम है ही नहीं। बीएड की जैसे आपको डेट आ चुकी है कि जो एग्ज़ाम है वो 9 अगस्त को होने वाले हैं, लेकिन मित्रों क्या आपको लगता है कि 9 अगस्त को बीएड का एग्ज़ाम हो पाएगा? क्योंकि इस बार जो आपको विद्यालय मिले हुए हैं वह एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय शनिवार और रविवार को एक जगह से दूसरी जगह जा पाना मुश्किल होता है क्योंकि लॉकडाउन की प्रक्रिया होती है। अब इतने बच्चों को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट कैसे भेजा जाएगा, जबकि कोरोना का संक्रमण इस समय पूरी तरह से भयावह स्थिति में आपका बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में मित्रों क्या हो सकता है क्या कि जो 9 अगस्त को आपकी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो होगा? तो मित्रों आप अपनी राय भी दें, क्या ये पॉसिबल है? तो मुझे तो लगता है मित्रों गवर्नमेंट को यह अभी स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को खतरा हो सकता है। क्योंकि कोई भी लड़का होगा या लड़की होगी तो वह अपना एग्जाम देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल जरूर करेगी। तो मित्रों ऐसा मुझे अनुभव लगता है कि यह परीक्षा लास्ट में आते आते स्थगित होगी। कृपया आप लोग भी अपनी राय दें। और मित्रों जब हम मिलेंगे वह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें और भी देखेंगे कि वर्णमाला की अब जो शुरुआत होगी वह वर्ण जो मैंने आपको बताए थे स्वर और व्यंजन, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।